अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या नहीं। फैसले की घड़ी आ पहुंची। सुप्रीम कोर्ट आज 12 बजे फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा मखसूस नशिस्तों का मुख्तसर हुक्मनामा सुनाएंगे। वक्त में तब्दीली के बारे में तरमीम शुदा कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई। 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असेंबलियों में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला क्या होगा। सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर। केस के पस मंजर कुछ यूं है। आम इंतखाबात के बाद मार्च में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला जारी किया था, जिसमें कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, क्योंकि इस जमात ने इंतखाबात से कबल मखसूस सीटों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्तें जमा नहीं कराई। इलेक्शन कमीशन ने यह भी फैसला किया था कि ये नशिस्तें पार्लियामेंट में मौजूद दूसरी जमातों को तकसीम कर दी जाएंगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी। 4 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को बरकरार रखते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की इस्तदा मुस्तरद कर दी, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा ने अप्रैल में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटों पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया। मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन चला गया, जिसके बाद ECP ने मामले की तशरीह की। दोबारा फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की, जिसके बाद इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच बना। इस केस पर फुल कोर्ट के 2 इजलास हो चुके हैं। बेंच में शामिल 13 जजेस ने शिरकत की। केस के फैसले पर गौर किया गया। 13 रुकनी बेंच, 6 समातें। केस में कब क्या हुआ और मुतवक्के फैसला क्या हो सकता है, बता रहे हैं इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल अपनी रिपोर्ट में। एक और जुम्मा, एक और बड़ा फैसला। फैसले की घड़ी आ पहुंची। मुतवक्के फैसले में अदालत के पास मुमकिना तौर पर पहला ऑप्शन होगा कि अपीलें खारिज करते हुए मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद के पास रहने दी जाएं। अगर जजिस की अक्सरियत इस पर मुत्तफिक ना हुई तो दूसरा ऑप्शन अपील मंजूर करते हुए नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाएं। जजिस की अक्सरियत का इत्तेफाक अगर इस नुक्ते पर भी ना हुआ तो तीसरा ऑप्शन मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जा सकती हैं। चौथा और आखिरी ऑप्शन ये है कि अदालत अपीलें निपटाते हुए नशिस्तें खाली छोड़ दे। सदारती इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे ज्यादा अहल हूँ। मैंने पहले भी ट्रंप को हराया, अब भी हराऊंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन की सदारती मुबाहिसे के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गजा में जंग खत्म हो रही है, अमरीका गजा में जंग बंदी की कोशिश कर रहा है। ट्रंप का जीतना दुनिया के लिए तबाही है। उनके बयानात से यूरोप परेशान है। यूरोपीय इत्तेहाद की मजबूती यकीनी बनाने के लिए मेरा जीतना ज़रूरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बाइडन ने एक बार फिर सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि खारजा पॉलिसी कभी भी ट्रंप का मजबूत नुक्ता नहीं रहा। मैं रूसी सदर समेत सबसे बात करने को तैयार हूँ। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। माहाना 200 रुपये यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से हो जाएगा। वफाकी हुकूमत की बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त नेपरा ने मंजूर कर ली। फैसला नोटिफिकेशन के लिए दोबारा वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सारिफीन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दे दिए गए। दीगर घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7.12 रुपए तक बढ़ेगा। नेपरा फैसले के मुताबिक घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 48.84 पैसे तक होगा। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7.12 रुपए इजाफे से 34.26 रुपए। 301 से 400 यूनिट तक का टैरिफ 7.2 रुपए इजाफे से 39.15 रुपए। 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6.12 रुपए इजाफे से 41.36 रुपए। 501 से 600 यूनिट तक का टैरिफ 6.12 रुपए इजाफे से 42.78 रुपए। 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 6.12 रुपए इजाफे से 43.92 रुपए और 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 6.12 रुपए इजाफे से 48.84 रुपए होगा। टैक्सों को मिलाकर स्लैब के हिसाब से फी यूनिट टैरिफ की कीमत बढ़ जाएगी।
ماہانہ 50 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ 3.95 روپے برقرار رہے گا۔ ماہانہ 51 سے 100 یونٹ تک لائف لائن صارفین کے لیے فی یونٹ 7.74 روپے برقرار رہے گا۔ وفاقی حکومت بجلی کے بنیادی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ IMF کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ، صوبوں نے زراعت پر انکم ٹیکس کو تسلیم کر لیا۔ IMF کے ماہرین نے چاروں صوبوں کے نمائندوں سے ورچوئل مذاکرات کے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح سالانہ 6 لاکھ سے زائد آمدن پر عائد ہوگی۔ زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کے ریٹ بھی نارمل انکم ٹیکس کے حساب سے ہوں گے۔ زرعی آمدن پر وفاق اور صوبے ایک پیش پر آ جائیں گے۔ ٹیکس کی وصولی کا پلان مرتب کرنے کے لیے 2 دن کا وقت مانگ لیا گیا۔ چاروں صوبائی حکومتیں 12 جولائی تک پلان جمع کروائیں گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بتانا تھا کہ IMF سے نئے قرض پروگرام پر معاہدہ رواں ماہ ہو جائے گا۔ سینٹ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ IMF سے مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے 5 وزارتوں کو ختم کیا جائے گا۔ IMF اصل آمدن پر ٹیکس چاہتا ہے جو کہ درست ہے۔ صدر آذربائیجان الہام علیوف کی پاکستان آمد، نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال، یادگار پاکستان پر حاضری دی، پاک فوج کے دستے نے معزز مہمان کو سلامی دی۔ الہام علیوف وزیر اعظم ہاؤس بھی پہنچے، دونوں ممالک کی قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ آذربائیجانی صدر وزیر اعظم کے ہمراہ وفاقی وزراء سے بھی ملے۔ الہام علیوف صدر پاکستان سے بھی ملاقات کریں گے۔ آذربائیجانی صدر کا 2 روزہ دورہ پاکستان، نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم کا معزز مہمان کا پرتپاک استقبال۔ مہمان صدر نے شکرپڑیا میں یادگار پاکستان پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے دستے نے الہام علیف کو سلامی پیش کی، ان کے اعزاز میں توپوں کی سلامی دی گئی۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیف کی وزیر اعظم ہاؤس بھی آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ پاک افواج کے چاق و چوبند دستے نے مہمان صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم نے مہمان صدر کو کابینہ ارکان سے ملوایا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، اب آپ کو بتائیں کہ عزم استحکام نیا فلسفہ نہیں، نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے۔ عوام کو فوج پر اعتماد کر کے فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ آپریشن میں کسی کو بے گھر نہیں کیا جائے گا۔ سیکیورٹی حکام کی بریفنگ، کہا کہ فوج نے آپریشن سے بہت کچھ سیکھا۔ آپریشن صرف ان علاقوں میں ہوں گے جہاں دہشت گرد ہوں گے، فوج ریاست نہیں اس کا حصہ ہے۔ پولیس بھی اپنی ذمہ داری سنبھالے، ہمیں چوکیوں پر بیٹھنے کا شوق نہیں۔ پاک فوج امت مسلمہ کی مضبوط اور بہادر فوج ہے۔ آپریشن عزم استحکام نیشنل پلان کا حصہ۔ آپریشن میں کسی کو بے گھر نہیں کیا جائے گا، سیکیورٹی حکام نے واضح کر دیا۔ پشاور میں سیکیورٹی حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ملک میں عدالتی نظام انتہائی کمزور اور سست ہے۔ انسدادی دہشت گردی عدالتوں میں سزائیں دینے کی رفتار انتہائی کم ہے۔ ملٹری کورٹس میں سزائیں تیز رفتاری اور انصاف پر مبنی ہوتی ہیں۔ حکام کا کہنا تھا کہ عوام کو فوج پر اعتماد کر کے فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ فوج ریاست نہیں اس کا حصہ ہے۔ پولیس ذمہ داری سنبھالے، ہمیں چوکیوں پر بیٹھنے کا شوق نہیں۔ حکام نے کہا سول اداروں اور پولیس میں پوسٹیں بکتی ہیں، قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ پوسٹیں کون خریدتا ہے اور مقاصد کیا ہیں۔ CTD کی کارکردگی سست روی کا شکار ہے۔ سول ادارے اور حکومتوں کو قوم کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ حکام کا کہنا تھا کہ ملک میں استحکام معاشی بہتری کے بغیر ممکن نہیں۔ فوج کو کمزور کرنے والی قوتیں پاکستان کو عراق، لیبیا اور شام بنانا چاہتی ہیں۔ کرمنل اور اسمگلنگ مافیا ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے۔ 2024 میں 22,714 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے۔ پاک فوج کے 111 جوان شہید ہوئے، 163 دہشت گرد مارے گئے۔ حکومت پاکستان کا طالبان سے معاہدہ ہوا، ہم نے اپنی جیلوں سے انہیں رہا کیا، امید تھی کہ ان کا رویہ ٹھیک ہوگا، لیکن اس کے بعد دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمارا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا آپریشن عزم استحکام ابھی شروع نہیں ہوا، کسی مخصوص علاقے میں آپریشن کی بات نہیں ہوگی، صرف نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی بات ہوئی تھی۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا زیادہ کنٹرول صوبوں کے پاس ہے، صوبے آزاد ہیں، اس لیے ہماری کچھ حدود ہیں۔ بانی چیئرمین PTI کی ہدایت پر شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت معطل کر دی گئی، اگلے مرحلے میں قومی اسمبلی کی بھی D سیٹ کیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی سے متعلق زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ میگا ایونٹ کے لیے بھارتی ٹیم کے پاکستان نہ آنے کا شوشہ بھی چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی اگلے برس فروری میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی کے کچھ میچز ہائیبرڈ ماڈل پر UAE یا پھر سری لنکا میں ہونے کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ پاک بھارت ٹاکرا 1 مارچ کو قذافی اسٹیڈیم میں شیڈیول ہے۔ بھارتی نیوز ایجنسی ANI بہت دور کی کوڑی لائی، پاکستان میں فروری میں چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد، ایونٹ کے حوالے سے بھارت نے شروع کر دیا فساد، ICC کے لاڈلے نے ایک بار پھر پاکستان میں نہ کھیلنے کا شوشہ چھوڑ دیا، ہائیبرڈ ماڈل کے تحت دبئی یا BCCI کے بغل بچہ سری لنکا کا نام بھی پیش کر دیا،
रवामा होने वाले AGM में साजिश का दायरा फैलाया जाएगा। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी को मनाया जाएगा। ICC के रुकन ममालिक को बहलाया फुसलाया जाएगा। दौलत का जाल बिछाया जाएगा। पैसे की चमक से काम चलाया जाएगा। हर हथकंडा और हरबा आजमाया जाएगा। ऐसे आलम में यको तन्हा PCB क्या कर पाएगा। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी। खेल और सियासत को मिक्स नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी बहुत मेहमान नवाज कौम है। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान आने वाली टीमें अपने क़याम के दौरान बहुत एंजॉय करेंगी। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय मीडिया की साजिशी मौक़िफ़ का भरपूर जवाब दे दिया। अब आपको बताएं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोनों सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान चैंपियन का सामना वेस्ट इंडीज से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे होगा। दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टकराएंगे। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। फाइनल के लिए मैदान हफ्ते को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे लगेगा। अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया, दस्तगीर, करीमाबाद, लियाकताबाद में बूंदाबांदी हुई। शहर में तेज समंदरी हवाएं भी चलती रहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के है। मुख्तलिफ इलाकों में 100 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। मुल्क के बाद इलाकों में अगले 3 दिनों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। गुजरावाला, सियालकोट, रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। गिलियात, कश्मीर, कोहिस्तान, मानसेरा में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। मकामी इंतजामिया को खतरे से 2-4 आबादी की हिफाजत के लिए इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। मुसाफिर और सयाह खतरे से 2-4 इलाकों में सफ़र करते हुए एहतियात करें। अब आपको बताएं कि 9 मई के मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानतें खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने 4 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में फैसला करार दे दिया। अबूरी जमानत इसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की, जिसने रियासत के खिलाफ जंग की इश्तियाल अंगेजी पैगाम देना और उससे आगे फैलाकर आर्मी तंसीबात, जिना हाउस और सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। ADC ने फैसले में कहा कि बानी PTI ने वीडियो बयान में कहा कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो मुल्की हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था कि बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इन दलाइल में वजन नहीं। दरख्वास्त गुजार का मुबैना जुर्म से मुताल्लिक साबित करने के लिए मुनासिबत ग्राउंड मौजूद है। बानी PTI की अबूरी जमानतें खारिज की जाती हैं। ज़ेरे हिरासत अफराद के अहलखाना से मुलाकातें क्यों नहीं कराई जा रही। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तिफ़ा। जस्टिस जमालुद्दीन का कहना था कि जेल में तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, उन्हें जेलों में मुंतकिल करें। जस्टिस इरफान सादत बोले इंसानों के साथ गैर इंसानी बर्ताव किया जा रहा है। अटार्नी जनरल ने आज मुलाकात की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने हुक्म दिया कि मुल्ज़िमान के साथ गैर इंसानी सलूक ना बरता जाए। मुल्ज़िमान का अगर जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो गया तो वो जेल में क्यों नहीं है। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स में जुडिशल रिमांड नहीं दिया जाता। महंगाई के मारे आवाम के लिए सूखी रोटी पर गुजारा भी मुश्किल। विद होल्डिंग टैक्स का तनाज़ा, आटा मालिकान ने मिले गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी। आटे का बहरान पैदा हो गया। आटे की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा। विद होल्डिंग टैक्स का निफाज, हुकूमत और फ्लोर मिल्स मालिकान के दरमियान डेडलॉक बरकरार। 1500 से ज्यादा मिल्स मालिकान हड़ताल पर चले गए। सप्लाई बंद होने से बड़े बहरान का खदशा। आटे की जखीरा अंदोजी और कीमतों में इजाफा शुरू हो गया। अवाम एक के बाद एक महंगाई के वार सहने पर मजबूर। हर चीज में हमें सफर करना पड़ रहा है भाईजान, हम क्या कर सकते हैं इस चीज का। उनको कोई पता नहीं, वो अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं। अवाम का उन्होंने खाना हराम कर दिया। पहले तो 85 रुपए किलो था, अब तो एकदम बढ़ा दिए, 105 रुपए किलो बढ़ा दिया। तब क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाए। अब तो आटा भी चला गया खाने से। सर, हुकूमत को चाहिए कि आटे की सप्लाई बर वक्त शुरू करे ताकि फ्लोर मिल्स भी वो अपनी हड़ताल खत्म करे। आटा मिल्स मालिकान का कहना है कि नए टैक्स से आटा 15 रुपए किलो तक महंगा हो जाएगा। मुतालबा तस्लीम न होने तक हड़ताल जारी रहेगी। कराची वालों को बदतरीन लोड शेडिंग से निजात ना मिली कि इलेक्ट्रिक ने जिंदगी अजीरन कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की मअतली पर शहरियों का पारा चढ़ गया। के इलेक्ट्रिक की जालिमाना रविश बरकरार। शदीद गर्मी में कराची वालों पर बदतरीन लोड शेडिंग के वार। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे बिजली की बंदिश जारी। पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। अवाम के लिए दिन गुजारना मुश्किल। हर रात भारी। शहरी बिलबिला उठे। जब दिल करे लाइट काटने आ जाते हैं। भाई बाहर बैठ जाता है, 18 घंटे लाइट नहीं होती तो बत्ती का गैस का बिल अदा करे या
बच्चों को खाना खिलाए। अवाम का कहना है कि भारी बिलों की अदायगी के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत है। कराची वालों को जल्द अज जल्द के इलेक्ट्रिक के जुल्म से निजात दिलाई जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि हैदराबाद में नौकरी का झांसा देकर 3 नौजवानों को बर्मा में फरोख्त करने का इंकशाफ। नौजवानों के वर्सा ने बर्मा में पाकिस्तानी सफीर को खतूत भी लिखे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। हैदराबाद में मुलजमात के नाम पर 3 नौजवानों के साथ धोखा। तीनों नौजवान को नौकरी का झांसा देकर बर्मा में फरोख्त कर दिया गया। वर्सा का कहना है काशिफ हुसैन, फराज और शिरोज खान 19 फरवरी 2024 को बर्मा में घूमने की गर्ज से गए थे, जहां पर एक चीनी शहीदी ने मुलाजमात दिलाने का झांसा देकर तीनों नौजवान को फरोख्त कर दिया। हैदराबाद के रिहायशी नौजवानों से बर्मा में पासपोर्ट और पैसे भी छीन लिए गए और इन्हें कंपनी के हवाले कर दिया गया। वर्सा का कहना है कि नौजवानों ने राब्ता करके बताया कि इन पर तशद्दुद किया जाता है। इस हवाले से बर्मा को खतूत भी लिखे गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वर्सा ने मुतालबा किया है कि हमारे बच्चों को बाजियाब कराया जाए। लाहौर गार्डन टाउन में लड़कियों का नौजवान पर तशद्दुद। लड़कियों की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। फुटेज में खवातीन मुतासरा नौजवान के खिलाफ गलीज ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं, सुपर स्टोर पर आए ग्राहकों से भी बदतमीजी कर रही हैं। खवातीन ने वीडियो बनाने वाले शख्स पर गुस्से का इजहार किया। दूसरी तरफ पुलिस ने मुतासरा नौजवान यूसुफ की दरख्वास्त पर ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो दूसरी जानिब लाहौर गार्डन टाउन में खवातीन के तशद्दुद का निशाना बनने वाले मुलजिम यूसुफ ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। लड़कियों ने एसपी मॉडल टाउन के दफ्तर में अपना बयान भी कलमबंद करा दिया। लड़कियों की फैमिली ने यूसुफ से सलाह करने की कोशिश की। नौजवान राजी हो गया था, लेकिन फिर फैसला बदल लिया गया। शहर में दफा 144 नाफिज मुजाहिरीन ने रेड जोन में घुसने की कोशिश की, पुलिस पर पथराव किया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत शाहिद रन ने कहा है कि पुलिस ने मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बर्दाश्त का रवैया अख्तियार किया। रेड जोन और रियासती इदारों को यरगमाल बनाने की भी किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं तो रियासत को कोई एतराज़ नहीं। रेड जोन में भी किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में मारगला पहाड़ियों की सैर पर आई सयाह फैमिली की गाड़ी उलट गई, 12 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जख्मी अफराद का ताल्लुक गुजरात से है। कैंसर के मर्ज में मुब्तला कोयटा की 10 साला मरियम बीबी इलाज के लिए किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। कोयटा के डॉक्टरों ने मरियम बीबी को लाइलाज कहकर घर भेज दिया, जबकि बैरून मुल्क बच्ची का इलाज मुमकिन है। देखते हैं दानिश मुराद की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के ज़रई ट्यूब वेल्स की सोलराइजेशन का मनसूबा। 3 माह के दौरान सूबे के 28,000 ज़रई ट्यूब वेल्स को वापडा के बजाय सोलर सिस्टम से बिजली फराहमी की जाएगी। मनसूबे पर बलूचिस्तान के ज़मींदारों का क्या मौक़िफ़ है, जानते हैं सिद्रा आरिफ की रिपोर्ट में। वजीर आजम शहबाज शरीफ के कोयटा दौरे पर ज़राई ट्यूबवेल्स को वापडा के बजाय सोलर सिस्टम पर मुंतकली का मंसूबा विफाक और बलूचिस्तान हुकूमत के माबैन तय पाया। मंसूबे के तहत बलूचिस्तान के 28,000 ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर 55 अरब रुपए की लागत आएगी, जिसका 70% विफाक जबकि 30% सूबाई हुकूमत अदा करेगी। हमारे 28,000 जो किसान हैं जिनके ट्यूबवेल्स इनको हम बिजली से हटा के शमसी तवानाई पे लेके जाने का आज अभी मुआहदा हुआ है। इससे 28,000 किसान मुस्तफीद होंगे। सस्ती बिजली मिलेगी ट्यूबवेल्स चलाने के लिए शमसी तवानाई से, बल्कि ये जो हर साल 90 अरब रुपया वफाक भरता था और वो बिल्कुल पैसा ज़ाया चले जाता था, वो खत्म होगा। फैसले को बलूचिस्तान के जमींदारों की जानिब से सराहा गया। जमींदार कहते हैं कि तवील लोड शेडिंग की वजह से उनका 70 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। रहनुमा जमींदार एक्शन कमेटी ने मंसूबे की तकमील तक बिजली की 6 घंटे फराहमी का मुतालबा कर दिया। कसूर में गवर्नमेंट हाई स्कूल राजा जंग कुहार स्कूल को दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन बिल्डिंग ताहाल इंतहाई खस्ता हाल और बोसीदा हो चुकी है। खस्ता हाल इमारत तलबा के लिए खतरे का बायस बन सकती है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ जावेद से, जो इस वक्त स्कूल में मौजूद है। जी आसिफ जावेद। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजजंग के अंदर। ये कसूर का वाहिद इदारा है जिसके बच्चे ने इस साल मैट्रिक लाहौर बोर्ड आर्ट्स ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो इसकी बिल्डिंग्स है इंतहाई खतरनाक है। यहाँ पर असातिज़ा की कमी है, पानी की पीने की कमी है। मेरे साथ स्कूल के हेडमास्टर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं इनका हुकूमत वफ़द से क्या मुतालबा है और इन्हें किन मसाइल का सामना। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि हमारी जो स्टाफ की कमी है उसको फिल फॉर पूरा किया जाए।
इसके अलावा जो हमारी ये ख़तरनाक बिल्डिंग आपके सामने दिखाई दे रही है, हम बार बार हुकूमत वक्त को लिख कर दे चुके हैं, लेकिन इसका ताल कोई अता पता नहीं है कब ठीक होती है ये। तो हमारा ये मुतालबा है कि एग्जामिनेशन हॉल और बिल्डिंग और बच्चों के पीने के लिए साफ़ पानी जो है हमें उसके लिए बड़ी दिक्कत है, इसके लिए फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो है हुकूमत हमें मुहैया करे। आपकी बहुत मेहरबानी। जैसा कि हेडमास्टर साहब का यही कहना है कि जो हमारी बिल्डिंग है इंतहाई खतरनाक है, इस बिल्डिंग को फिल फौर दोबारा से नए सिरे से तामीर करवाया जाए, इनका ये भी मुतालबा है। जी आसिफ अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि लियारी जहानाबाद में कायम लुंडे के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। अब आपको बताएं कि स्वीडन भर में मजालिस मुहर्रम उल हराम और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। मालमो शहर में इमामिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हर साल की तरह शिया सुन्नी इत्तेहाद की बैनुल अक़वामी मिसाल कायम की। मुहर्रम उल हराम की 4थी मजलिस में मिनहाजुल कुरान मालमो से इमाम असगर शेख एजाज और शाहिद खान ने शिरकत की। मौलाना सैयद ज़ैग़म अब्बास नकवी ने वाक़या करबला पर जब खिताब किया तो हर आंख अश्क बार हो गई। मजलिस के अख्ताम पर आज़ादारी की गई और शुरका में हुसैनी लंगर भी तकसीम किया गया। अयाम आज़ा का आगाज़ हो गया। शहर शहर शौदाए करबला की याद में मजालिस आज़ा का सिलसिला जारी है। लाहौर में बीबी पाक दामन के मज़ार पर सोगवरान की बड़ी तादाद मौजूद है जो इन्हें इनके भाई अब्बास अलमदार और इमाम हुसैन की शहादत का पुरसा दे रहे हैं। अब आपको बताएं कि कसूर में IT के असातिज़ा तदरीसी अमल के अलावा इजाफी ड्यूटीज़ पर इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। ख़वातीन असातिज़ा ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर नारेबाजी भी की। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आरिफ महमूद गोंदल से। जी आरिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर कसूर ऑफिस के बाहर, जहाँ पे जो है टीचर हजरात ने एक एहतजाजी धरना दे रखा है। कसीर तादाद में टीचर यहाँ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि ये उन्होंने धरना क्यों दे रखा है। टीचर यहाँ पर आए हुए हैं एहतजाज के लिए। जितनी भी गैर मुतलका और गैर तदरीसी ड्यूटियाँ वो हमें तफवीज़ कर दी जाती हैं, हम इसके खिलाफ आए हैं कि हम इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी कर चुके हैं, हम बारदाना तकसीम पर ड्यूटी कर चुके हैं, हम कोरोना वैक्सीन सेंटर पर ड्यूटी कर चुके हैं। इसके अलावा हम स्कूलों में डाक का, इसके अलावा डेंगी ऐप, हम सभी ड्यूटियां कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमें आज इन्होंने सोशो इकोनॉमिक्स सर्वे में ड्यूटी यूनियन काउंसिल में सेक्रेटरी के नीचे हमें दे दिया है, जहां पर हम अब ड्यूटी नहीं करना चाहते। हम ये गैर तदरीसी ड्यूटियां कर करके थक चुके हैं और हमारा तदरीसी काम जो है उसका भी बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है स्कूलों में। बहुत शुक्रिया आरिफ कुंद। अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 3 पाकिस्तानी बहनों ने 12 गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। ट्विकल सोहेल ने शानदार खेल पेश करते हुए 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। जनूबी अफ्रीका में होने वाले इवेंट पे ट्विकल सोहेल ने 84 kg क्लास में गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।